अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.पी के। मुल्क को सियासी अखाड़ा बनाने का फैसला कर लिया गया है। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, एक तसादुम के से हालात इस वक्त पाकिस्तान में दूर दूर तक अगर आपको सिर्फ कुछ नजर आ रहा है तो वो कॉन्फ्रंटेशन है, वो एक तसादुम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे मोअज़्ज़ज़ तरीन अदारा, उसके ऊपर डायरेक्ट हमले किए जा रहे हैं। 8 जजेस की जानिब से फैसला आया, रिजर्व सीट्स के मामले के ऊपर फैसला आया, लेकिन फैसले के ऊपर किस तरीके से अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहे हैं और एक वो जो एक मार्शल लॉ के मुतरादिफ एक आईनी तरामीम है उनको मंजूर करवाने के लिए गिरते चले जा रहे हैं इस टाइम के हुक्मरान, जो प्लानर्स हैं, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन कल सदर आरिफ अलवी, साबिक सदर आरिफ अलवी, उनकी मुलाकात हुई कुछ सहाफियों से और मीडिया सर्कल के साथ वो जब बैठे, सहाफियों से मुलाकात के बाद कुछ तहलका खेज चीजें सामने आई। कुछ ऐसी चीजें थी जो रिपोर्ट हुई, हमने देखी कल रात मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो रिपोर्ट नहीं हो सकी, बहुत सारी चीजें थी जो इतनी तफसील से सामने नहीं आ सकी। सदर आरिफ अलवी ने बहुत सारी चीजों पर से पर्दा उठाया कि दरअसल सदर आरिफ अलवी अपने उस दौर के अंदर क्या कुछ फेस करते रहे। अब ऑब्वियसली अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब सवालात भी उठ रहे हैं कि सदर साहब ने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मुल्क के अंदर आपका सदर, एक सुप्रीम अदारा जिसके अंदर तमाम तर फोर्सेस भी आती हैं, उसके साथ क्या बर्ताव किया जाता रहा। सदर आरिफ अलवी ने अरशद शरीफ शहीद के हवाले से भी बात की। इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब इमरान खान से अच्छी खासी ठीक ठाक, यानी उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत नफरत करते हैं और मामलात का इस तरह सुलझना बहुत मुश्किल है। जनरल बाजवा ने अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में कहा कि मुराद सईद और कुछ तरीके इंसाफ वाले जिम्मेदार हैं कत्ल के, क्योंकि मुराद ने अरशद को पेशावर एयरपोर्ट तक ड्राइव किया, पेशावर एयरपोर्ट पर उसने ड्रॉप किया। ये वही जबान है जो पिछले दिनों हमने टीवी चैनल्स के ऊपर देखी फैसल वावडा की जानिब से भी। जनरल बाजवा भी यही कहते रहे कि मुराद सईद और पीटीआई जिम्मेदार है, जिस पर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि दुबई में तो अरशद शरीफ के फ्लैट के नीचे जाकर इसे कौन धमकाता था, इसे मुत्तहिदा अरब इमारात छोड़ने पर किसने मजबूर किया, वो कीनिया क्यों गया। जिस पर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि जवाब मुझे ये मिला बाजवा साहब की जानिब से कि आप मिस इन्फॉर्म्ड है, वो दुबई से इंग्लैंड चला गया था, वहां से आखिर कीनिया क्यों गया। तो इस पर मैंने जवाब दिया उनको कि बाजवा साहब दरअसल मिस इन्फॉर्म्ड शायद आप खुद हैं और लग ये रहा है कि आप ही बहुत सारी चीजें नहीं जानते। बाजवा साहब के हवाले से एक नहीं बहुत सारी बातें की गई सदर आरिफ अलवी की जानिब से। उन्होंने कहा कि इसार राना साहब ने, सीनियर सहाफी ने सदर आरिफ अलवी से पूछा कि ऐवान सदर में कैद के दौरान आपने कैसा महसूस किया, जिस पर पूरी महफिल में कहके उठे और कहके चल पड़े। जिसके बाद उन्होंने कहा कि एक जमाने में तो आरिफ अलवी साहब का जवाब सुने, मुल्क के आला तरीन ओहदे पर फाइज सदर का जवाब सुने, उस बेचारे की औकात चेक करें अपने ऑफिस में। कहने लगे एक जमाने में मुझे ये खौफ तारी हो गया कि ऐवान सदर में मुझे पिटवा ना दे, और ये बातें आरिफ अलवी साहब तब की बता रहे हैं जब वो सदर पाकिस्तान थे। इससे पहले उन्होंने बताया कि मुझे शोहदा की फैमिली से, उन्होंने जनरल सरफराज शहीद के हवाले से बात की कि मुझे उनके घर जाकर ताजियत करने पे DGISI और आर्मी चीफ ने रोका, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने रोका। जब मैंने 12 कहा कि मुझे जाना है तो मुझे फोर्सफुली रोकने की कोशिश की गई, और जब मैंने कहा कि अगर आप मुझे रोकेंगे तो खबर बनेगी, हेडलाइन बनेगी, जिस पर कहा गया कि मैं कल आपको खुद लेकर जाऊंगा। जिस पर कहते हैं कि दोबारा वो कल कभी नहीं आई। बाजवा साहब ने मुझे कहा कि मैं खुद लेकर जाऊंगा और दोबारा वो कल कभी भी नहीं आई, और उन्होंने मुझे कॉल कर दी और कहा कि आपको शदीद सिक्योरिटी थ्रेट है, लिहाजा आप ना जाएं और कल आपको फैमिली से ताजियत के लिए ले जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं। उसके बाद वो कल नहीं आई। जनरल सरफराज अपराइट और डिग्निटी वाली शख्सियत थे, मुझे उनके घर जाने से DGISI और आर्मी चीफ ने रोका। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने बताया, आरिफ अलवी साहब ने जो है जिक्र किया है कि जनरल बाजवा जब भी मेरे पास आते थे मुझे कहते थे मेरे पास असद उमर की वीडियोस मौजूद हैं, मेरे पास शाह महमूद कुरैशी की वीडियोस मौजूद हैं। कहते मैंने इन्हें प्राइवेसी के मुतालिक हजरत उमर का एक वाकया भी सुनाया, मगर इस बात के 10 मिनट बाद जनरल बाजवा ने जेब से मोबाइल निकाला और फिर कहा कि इसमें जनरल फैज हमीद की वीडियो है। मैंने जनरल रिटायर्ड बाजवा को एक नफ्सियाती मसाइल का शिकार इंसान पाया। अब आप ये हालत चेक करें, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मुल्क का छठा बड़ा, हमारा 8वीं मुल्क, छठी बड़ी फौज दुनिया में शुमार होती है रैंक वाइज, उसका आर्मी चीफ के हवाले से उस वक्त के सदर जो उनके साथ इंटरैक्ट करते थे, सेशंस, बैठना उठना, वो कह रहे हैं कि मैंने उनको नफ्सियाती मसाइल का जो है वो शिकार पाया। ये वो इंसान थे जो रैंक वाइज बन नहीं सकते थे। नवाज शरीफ साहब इनको निचले दर्जे से उठा के ऊपर लाए और नवाज शरीफ साहब ने इन पर करम मेहरबानी की और इनके ससुर जनरल रिटायर्ड एजाज अहमद की जानिब से कैंपेन्स की गई। ये मुस्लिम लीग नून खुद मानती है और बाजवा साहब को एक पोजीशन दी गई, बाजवा साहब को एक जगह पर लाया गया। लेकिन आप इस मुल्क के सियासी जमातों की, मुस्लिम लीग नून की खास तौर पे, और बाजवा साहब की मुमासलत मेंटालिटी चेक करें। बाजवा साहब भी वीडियोस की धमकियां देते रहे, मरियम नवाज भी जहां बैठती है वीडियोस की बात करती है, मेरे पास वीडियोस मौजूद है।
मैं वीडियो सामने ले आऊंगी, तो आप वो मामला चेक करें और मेंटल स्टेचर चेक करें। इतना हाई ऑफिशियल, इतना हाई रैंक पे एक इंसान बैठा हुआ है, उसकी गिरावट का अंदाजा चेक करें कि उसके पास वीडियोस मौजूद हैं और वो वीडियोस दिखाकर बाकायदा तौर पे जो है वो डराता धमकाता रहा और 6 साल ये बंदा ओहदे के साथ चिमटा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी गलती है और शायद ये गलती अब रियलाइज बड़े अच्छे से हुई होगी जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई, मजीद 3 साल एक ऐसे शख्स को दिए गए। ये मेंटल हालत, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फौज का सरबरा और ये कैलिबर, आप इमेजिन करें कैलिबर उस शख्स का जिसकी इस तरह की गुफ्तगू थी। पाकिस्तान में इस वक्त हालात इस तरह के बना दिए गए कि ओवरऑल जिधर भी आप नजर दौड़ाएं आपको एक तसादुम, आपको एक अजीब सी कैफियत दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला, कल आपको पता है एक बड़ी अहम तरीन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग थी और उस मीटिंग से पहले ही काजी साहब ने क्या खेल खेला कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए काजी साहब ने एतराज लगवाकर दरखास्त वापस कर दी जो छह जजेस की जानिब से बार काउंसिल की आई थी कि ये जो तरमीम है इसको रुकवाने के लिए वो दरखास्त थी, लेकिन वो एतराज लग के वापस चले गए। डर था कि कहीं वो दरखास्त ये 3 जजेस के सामने ना आ जाए, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और खुद काजी फायजीसा साहब, क्योंकि अगर आ जाती तो 2-1 से दरखास्त ने निमट जाना था। वो साइड पे कर दी गई और कल इसीलिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का कोई इजलास नहीं बैठा, मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि आज सुबह सुबह ये काम करना था और करना ये था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालना मकसद था। आज सुबह की बड़ी खबर, आज अभी से कुछ 1-2 घंटे कबल की बड़ी खबर कि वफाकी हुकूमत ने और काबीना ने मंजूरी देकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक ऑर्डिनेंस है उसकी मंजूरी दे दी और सदर के पास गया और अब ये खबरें आ रही है कि सदर ने उसके ऊपर दस्तखत भी कर दिया। ये अपना थूका चाटने के बराबर है। ये वही हुकूमत है 2022 के अंदर इस हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये एक्ट चीफ जस्टिस से इख्तियारात लेकर बाकी जजेस को भी स्प्रेड कर रहा था और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे काइंड ऑफ, आप कह लें ये तमाम तर इख्तियारात, क्योंकि उस टाइम बंदियाल खौफ था। और आज महसूस हुआ एकदम से फिक्र लाक हो गई कि ये इख्तियारात तो काजी के पास, हमारे पसंदीदा फेवरेट बॉय के पास होने चाहिए, और जब वो नहीं लगा कि नहीं है हमारे फेवरेट बॉय के पास, हमारे डार्लिंग के पास, तो फिर अब क्या किया गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को फौरी तौर पे जो है उसके अंदर तरमीम करके ऑर्डिनेंस बना के जी उसको सदर के पास भेजा गया और उसमें तमाम तर इख्तियारात दे दिए गए अब काजी फायजीसा साहब को। काजी फायजीसा साहब अपनी मर्जी का बेंच बनाएंगे, अपनी जब भी कोई दरखास्त आएगी, पहले तो 3 रुकनी कमेटी बेंच डिसाइड करती थी, लेकिन अब काजी साहब के पास इख्तियारात है, वो अपनी मर्जी के जज को शामिल करके और वो बना लेंगे सुकून से जो उन्होंने करना है। यानी अब आप अंदाजा लगाएं सुप्रीम कोर्ट को इशारों पर नचाने का, सुप्रीम कोर्ट हमारे इशारों पर चले, एक ऐसा इदारा जिसको इंडिपेंडेंट होना है उसको अपने इशारों पर चलाने की कोशिश ये पीडीएम की हुकूमत, ये रिजीम चेंज वाले काली शक्लें, काले करतूत जिनकी आदि रात की किस तरीके से सबसे बड़े इदारे को, इंसाफ के इदारे को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, ये आपके सामने एक वाज़ेह मिसाल है। अब ये जो एक्ट और ऑर्डिनेंस, ये सारा खेल ड्रामा हो गया, ये बेसिकली किया क्यों गया? ये इसलिए किया गया है कि कभी भी आगे फ्यूचर में, अभी कुछ ही अरसे में, क्योंकि तरमीम तो इन्होंने अब लानी है, अब जो इन्होंने एक जिद बना ली है जो न जाने खुदा न खास्ता पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि ये जानते हैं मंसूर अली शाह साहब आगे इख्तियारात अगर उनके पास चले गए तो ये हुकूमत 30 दिन की मार नहीं है, वो पिटिशंस लगाएंगे आके सारी, और तमाम का तमाम मामला जो इलेक्शन का है वो कहाँ जाके पहुंचेगा बड़ा आसानी से देखा जा सकता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम शुरू कर देंगे। अब ये इसलिए किया जा रहा है ताकि अपनी मर्जी का बेंच बने, मर्जी के बेंच के सामने 63 वाला आर्टिकल 63A वाला मामला आए, आर्टिकल 63A वाले मामले के ऊपर उसको आईनी करार दिया जाए और कहा जाए फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है, यानी फ्लोर क्रॉसिंग को भी इस मुल्क में आईनी करार दिया जाने लगा। यानी वो छांगा मांगा से मामला शुरू हुआ था, मंडी, मवेशी मंडी बनेगी ये असेंबली, और असेंबली का मवेशी मंडी वाला तासुब खत्म किया गया था। ये जो नोटबाजी है, ये जो खरीदना है, ये जो पैसा फेंक कर वोटों का इधर से उधर जाना है और असेंबली के अंदर जो बोलियां लगती है तो उसको खत्म किया गया था, लेकिन वापस आर्टिकल 63 को जो है वो आप कह रहे वापस एक्टिव करने की कोशिश, और उसके लिए आज काजी साहब को इख्तियारात दे दिए गए। अब उनके सामने जो भी मामला आएगा अपनी मर्जी का बेंच लगा के वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, मामला सिर्फ इस हद तक नहीं है, एक और बड़ी कार्रवाई अयाज सादिक साहब ने कर दी है। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले मामले के साथ ही बड़ी कार्रवाई उन्होंने ये की है कि नंबर गेम टोटली नंबर गेम जो है वो उन्होंने तब्दील कर दिए कौमी असेंबली के अंदर इस टाइम। और पहले कौमी असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद था, 41 अरकान जो है वो आजाद थे, और इसके साथ बाकी जो 39 अरकान है उनका ताल्लुक पीटीआई से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। अब तमाम के तमाम 80 अरकान की तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी खत्म कर दी है, सबको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐलान जंग इसी को कहते हैं। और सुप्रीम, ये 8 जजेस का फैसला था, 8-5 की रेशो से आया था, और इसमें 8 जजेस कौन से थे ये याद रखें, ये माने ये 8 जजेस वो थे जिसमें से एक आपके फ्यूचर का चीफ जस्टिस है मंसूर अली शाह साहब, यानी उनके हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंका ही नहीं गया सिर्फ, बल्कि आज वो जो एक ऐलान बगावत है कर दिया गया कि जाएं जो हमारे साथ करना है कर लें, हम इलेक्शन कमीशन को ये लिखेंगे और सिर्फ
पंजाब कौमी असेंबली नहीं, पंजाब असेंबली से भी लेटर पहुंच चुका है इलेक्शन कमीशन को, आप कोऑर्डिनेशन चेक करें, इतनी कोऑर्डिनेशन काश पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए होती। सिंध असेंबली से लेटर पहुंच चुका है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जी जल्दी से जल्दी हमें जो मखसूस नशस्तें हमें प्रोवाइड की जाए हमारी, और स्पीकर नेशनल असेंबली के बाद पंजाब और सिंध असेंबली की जानिब से भी लेटर्स पहुंचा दिए गए, और कौमी असेंबली के अंदर नंबर गेम को भी तब्दील कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को नहीं माना गया। यानी मुझे तो हैरत इस बात पर होती है, मैं आपके साथ आगे चल के आमिर मतीन साहब का एक ट्वीट है वो भी शेयर करूंगी, उन्होंने बड़ी एक बड़ी क्या क्या कहा जाए, पूरा एक क्रक्स निकाला है ये जो आपके मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं। यानी तारीख जब लिखी जाएगी ना तो इस इंसान का चेहरा, इस इंसान की करतूत किन अल्फाज में लिखे जाएंगे, शायद अल्फाज भी नहीं होंगे लिखारी के पास, कि ये जो पूरा खेल इन्होंने रचाया है, ये जो खेल इन्होंने बनाया, वो सिद्दीक जान साहब कहते हैं ना कि आप अगर लीगली डॉट्स को कनेक्ट करें तो आपको समझ आएगी कि क्यों आमिर फारूक साहब ट्रिब्यूनल्स को काम नहीं करने दे रहे, क्यों काजी साहब ने 3 नशस्तें जो है वो नून लीग को दे दी पीटीआई से उठा के, क्यों ट्रिब्यूनल्स को हर जगह काम करने से रोका जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे गेम एक्सटेंशन की थी, और जब अब एक्सटेंशन की गेम नजर नहीं आ रही तो ये हालात हैं। और अब आप वो कहते हैं ना, मैं नहीं बोल दी मेरा अब यार तो नहीं बोल रहा, लेकिन मेरा टाउट बोल रहा, ये मुनीफ फारूक साहब के लिए बड़ा फिट जाता है ये जुमला। अब मुनीफ फारूक साहब एक टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठ के कह रहे हैं कि अगले मनी मान रहे, ये आपको साथ ऑडियो सुनाएंगे, वो कह रहे हैं कि 8 जजेस, मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं 8 जजेस का फैसला है, 8 जजेस का फैसला। मुनीफ साहब आगे से कह रहे हैं 8 छोड़ के अगले कह रहे हैं 18 भी हो तो हम नहीं मानेंगे। 8 जजेस हैं सुप्रीम जी कोर्ट के, जी जनाब, जजेस हैं, वो कहते हैं 8 के छोड़ 18 आ जाए, वो इशू नहीं है। ये कौन है जो इस तरीके से पाकिस्तान को चलाना चाह रहे हैं, ये आर्किटेक्ट कौन है पीछे, कौन बैठ के चीजें लिख रहा है, राइटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नस्लें भी शायद ये जो काम ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं याद रखेंगी। बांग्लादेश के अंदर भी हसीना वाजिद ने ये किया, अपने साथ मिला लिए सारे इदारे, धांधली का जोर सब कुछ, लेकिन फिर क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ, वो आपके सामने, वो हम सब जानते हैं। आमिर मतीन साहब कह रहे हैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन, जिसको इस मुल्क का सबसे बड़ा मुजरिम कहा जा सकता है, इसका किरदार इतना घटिया है कि मुझे तारीख में नाम ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ बहुत बड़े गद्दारे वतन लोग थे, मगर उस शख्स का नाम हमेशा हॉल ऑफ शेम में नुमाया रहेगा। ये समझता है कि इस नौकरी के बाद मैं करोड़ों कमाकर कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका चला जाऊंगा। आमिर मतीन साहब कह रहे हैं लेकिन इसकी नस्लें भी जवाब देंगी। लिटरली ऑन अ वेरी, मतलब अगर आप ऑनेस्टली बात करें ना, शायद ये लोग अपना तारुफ भी नहीं करा सकेंगे एक वक्त में। और अब जो एक दौर चल पड़ा है और जिस तबाही की तरफ ये पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, लोग इनको माफ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि हुकूमत को बाकायदा तौर पे डेडलाइन दी गई है, 2 महीने की डेडलाइन दी गई है कि ये तमाम तर तरामीम जो है एज इट इज इसी शक्ल में मंजूर करवाई जाए, वरना आपको घर जाना होगा। यानी ये कौन है जो डेडलाइंस दे रहा है हुकूमत को, ये कौन है जो मजबूर कर देता है बिलावल को ये कहने पर कि मैं सख्त मजबूर हूं और हमें ये तमाम तर चीजें करनी होगी, हमें सिविलियंस को उठा के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फेंकना होगा। ये कौन है जो इन तरामीम का असल राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जो सब कुछ खुद ही बना बैठा है। ये शायद अब फैसला आवाम करेगी, और अब शायद ये फैसले अदालतों के रहे भी नहीं है, अब शायद मैदान सजेगा, मैदान में अवाम खुद फैसला करेगी, और फिर उस मैदान की मुनसिफ भी अवाम खुद ही होगी। मजीद इसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे, डेवलपिंग स्टोरीज है, देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।